हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्कोरिंग आइडिया और मैं हूं आपका टीचर सौरभ। बच्चों, आज हम क्लास 11th के इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड पार्ट करने वाले हैं, क्योंकि फर्स्ट पार्ट जो है वो मैंने ऑलरेडी आई बटन में लिंक उसका दे दिया है। तो जो बच्चे आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो पहले जाके आई बटन पे वो फर्स्ट पार्ट देख लें और उसके बाद सेकंड पार्ट ये हमारा देखेंगे। तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना लेसन। तो बच्चों, हम लोग आज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या फ्रंटायर पढ़ने वाले हैं। ये दोनों नाम से आपको अलग अलग बुक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसके डेफिनेशन को फोकस करता हूं कि बेसिकली दिस इज अ कर्व। ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है विच शोज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज ऑफ टू गुड्स। यहाँ हमने एक्स और वाई दो गुड्स लिए हैं जो कि जो जो हम प्रोडक्शन करने वाले हैं, उसके जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होते हैं गुड एक्स और गुड वाई का, ये कर्व जो होता है वही शो करता है। अब इसका अगर डेफिनेशन में देखें तो दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी आउट ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब ये होता है कि गुड एक्स और गुड वाई हमारे पास दो चॉइस हैं, जिसमें हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं हम उन रिसोर्सेज के थ्रू उनको इन्वेस्ट करके उनको प्रोडक्शन के प्रोसेस में ला करके हम या तो गुड एक्स और गुड वाई दोनों बना सकते हैं, या तो इंडिविजुअली गुड एक्स और गुड वाई की फुल क्वांटिटीज बना सकते हैं। बट जस्ट बिकॉज कि हमें दोनों गुड्स की जरूरत होती है तो हमको इनके एक डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को प्रोड्यूस करना पड़ता है, बिकॉज हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। तो ये एक बेसिक अजम्पशन है इकोनॉमिक्स में कि ह्यूमन वांट्स जो होता है वो हमने जो पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया था कि ह्यूमन वांट्स जो होते हैं वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं और रिसोर्सेज जो होते हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए वो हमारे पास लिमिटेड होते हैं। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दोज अजम्पशंस हमने गुड एक्स और गुड वाई को प्रोड्यूस करना है, लेकिन अब कौन से कॉम्बिनेशन में, लाइक गुड एक्स का कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस करें और गुड वाई का कितना प्रोड्यूस करें, सो दैट हमारा जो इकोनॉमी है, कंट्री की जो इकोनॉमी है वो एक इक्विलिब्रियम में रहे और हम आराम से उनको प्रोड्यूस कर पाए टू सेटिस्फाई ऑल द नीड्स ऑफ एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो यही हमारा बेसिकली एक कर्व के थ्रू हम शो करते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब इसके बच्चों देखिए, इसमें सबसे बड़ा एक इसका जो प्रिंसिपल ये होता है कि गुड एक्स और गुड वाई दो गुड्स को प्रोड्यूस करना है। तो इन केस अगर आपको एक गुड को लाइक गुड एक्स का एक क्वांटिटी को आपको अगर इंक्रीज करना है तो आपको वाई में से सैक्रिफाइस करना पड़ेगा कुछ ना कुछ क्वांटिटी, या फिर अगर आपको गुड वाई को प्रोड्यूस करना है तो गुड एक्स को आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा उसकी कुछ क्वांटिटी। तो यही बेसिक इस लाइक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का लाइक मेन फीचर है। अब हम इसके फीचर वाइज देखते हैं कि अगर जो हम कर्व ड्रॉ करते हैं, जो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उन रिप्रेजेंटेशंस में बेसिकली पीपीसी जो होता है वो क्या दो टाइप के लाइक दो टाइप के हम कह सकते हैं फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है। तो इसमें जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, ये जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है ये है कॉन्केव टू द ओरिजिन। कॉन्केव टू द ओरिजिन का मतलब आपने शायद बचपन में पढ़ा होगा कि हमारे पास जैसे जो फिजिक्स होता है उसमें कॉन्केव और कन्वेक्स दो टाइप के लेंसेज या मिरर्स होते हैं। तो जब यहाँ ओरिजिन का मतलब ये होता है, जैसे कि यहाँ पर मैं एक छोटा सा आपको डायग्राम शो करके दिखा रहा हूं। जैसे यहाँ पर ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, इधर एक्स हो गया और इधर हमारा वाई हो गया। ये 0 पॉइंट, ये 0 पॉइंट जो होता है हम इसको ओरिजिन बोलते हैं। तो जब अगर हम कॉन्केव शेप की बात करते हैं तो पीपीसी का जो शेप आता है वो समवॉट इस टाइप का होता है, ठीक है। तो अगर हम ये देखें तो इसका जो लाइक दबा हुआ पार्ट है वो हमारा ठीक ओरिजिन के सामने होता है, ये ओरिजिन के सामने होता है। तो इस शेप को हम लोग बोलते हैं बेसिकली कॉन्केव शेप। ये कॉन्केव टू द ओरिजिन होता है। अब इसके पीछे जो रीजन होता है दैट इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। बच्चों, इसका सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये होता है कि जो पीपीसी होता है वो डाउनवर्ड स्लोप लेता है, डाउनवर्ड स्लोप होता है उसका। अब इसका मतलब क्या है वो मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझा देता हूं। जैसे स्लोप्स जो होते हैं, ये ग्राफ्स जब भी आप देखते होंगे इसमें दो टाइप के ग्राफ्स होते हैं। एक सपोज हम एक ये ग्राफ देखते हैं, तो जो डाउनवर्ड स्लोप होता है वो क्या होता है, वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस की तरफ मूव करता है। तो अगर हम इसको देखें तो ये डाउनवर्ड स्लोप है और ये वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस की तरफ आ रहा है।
ये वाई एक्सिस है हमारा और ये एक्सिस है और ये 0 पॉइंट है। तो अगर हम इस स्लोप के बारे में देखें तो ये डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, इसको हम बोलते हैं डाउनवर्ड स्लोप। अब इसका ठीक ऑपोजिट जो होता है वो हमारा होता है अपवर्ड स्लोप। तो अगर हम इसके सामने एक अपवर्ड स्लोप का डायग्राम बनाते हैं तो वो कुछ इस तरह का आपको दिखेगा। तो इकोनॉमिक्स में आप जब भी देखेंगे वो आपको दो टाइप के स्लोप्स दिखेंगे, एक अपवर्ड्स और एक डाउनवर्ड्स। अपवर्ड स्लोप जो होता है वो समवॉट इस टाइप का मिलेगा आपको, जिसका मूवमेंट ये 0 पॉइंट से ऊपर की तरफ जा रहा होगा। तो जब हम पीपीसी बनाते हैं तो पीपीसी का जो मेन फीचर ये होता है कि इसका स्लोप जो होता है वो वाई एक्सिस से लेके एक्स एक्सिस की तरफ डाउनवर्ड स्लोप करता है, जो कि आप यहाँ पे एरोस के थ्रू देख रहे हैं। ठीक है, ये अपवर्ड स्लोप हमारा इस चैप्टर से रिलेशन नहीं है इसका। तो ये दो टाइप के इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब इसका जो बेसिकली अगर हम इसके रीजन के पीछे जाते हैं तो इसका रीजन ये होता है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स। इसका मतलब क्या होता है ये अभी हम लोग एक शेड्यूल के थ्रू पढ़ेंगे, जब हम उसमें फिगर्स डालेंगे तो आपको पूरी अच्छे तरीके से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो इनवर्स रिलेशनशिप आप समझ लीजिए, मतलब कि अगर दो फैक्टर्स हैं हमारे, दो जिनको हम कंपेयर कर रहे हैं, अगर हम गुड एक्स और गुड वाई के प्रोडक्शन और उसके यूनिट्स को कंपेयर करते हैं तो अगर एक का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो आपको दूसरे का प्रोडक्शन को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो एक तरफ से इंक्रीज हो रहा है, दूसरी तरफ से डिक्रीज हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं बेसिकली इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स, जो कि हम अभी आगे एक जो शेड्यूल होता है उसके थ्रू डिस्कस करते हैं। अब इसके जो हम अभी बात कर रहे थे मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, दैट वाज जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारा कि कॉन्केव शेप क्यों लेता है, उसके पीछे ये मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वही मेन फैक्टर होता है। तो इसमें दो चीजें जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मतलब ये दोनों चीजें सेम ही है, बट बेसिकली एक को हम क्वांटिटी के एस्पेक्ट में बोलते हैं और दूसरे को जो है वो हम कॉस्ट के सेंस में बोलते हैं। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो चीज दोनों सेम ही है। तो बच्चों अगर हम मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को या मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को मैथमेटिकली शो करना चाहें तो हम लिखेंगे मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज इक्वल टू चेंज इन यूनिट्स ऑफ गुड वाई divided by change in units of good x। इसी को हम डेल्टा y अपॉन डेल्टा x भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसका मेन फॉर्मूला होता है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी यही कॉन्सेप्ट है, बट अभी मैं आपको समझा देता हूं। अब देखिए यहां पर हम जो बात कर रहे हैं बेसिकली वो यूनिट्स के बारे में बात कर रहे हैं, यानी गुड्स के जब हम मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बोलते हैं तब हम चेंज इन यूनिट्स की बात कर रहे होते हैं। बट इसी चीज को जब हम डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स को हम कॉस्ट के सेंस में बोलते हैं तब उस चीज को हम बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल का मतलब हमेशा होता है इकोनॉमिक्स में, जब भी हम बात करते हैं तो एक वर्ड बार बार यूज होता है मार्जिनल। अब ये मार्जिनल का मतलब होता है बेसिकली चेंज, कोई दो फिगर्स के बीच में जो डिफरेंस आ जाता है उसको हम बोलते हैं मार्जिनल। जैसे कि अगर आप एक यूनिट से एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करते हो तो देयर विल बी अ चेंज, एक यूनिट चेंज हुआ उसमें और उसके बदले जो कॉस्ट में चेंज आता है वो भी एक मार्जिनल कॉस्ट वाला है। एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए आपको टोटल कॉस्ट में से कितना इन कॉस्ट को इंक्रीज करना पड़ेगा, ये बेसिकली होता है मार्जिनल। तो वो अभी हम आगे पढ़ते चले जाएंगे मार्जिनल के बारे में, बट अभी आप इतना समझ लीजिए कि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो गुड वाई और गुड एक्स का बेसिकली चेंजेस जो होते हैं उनका रेशियो होता है। बच्चों अब हम लोग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होता है वो क्या होता है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ एक एग्जांपल देके। सपोज अभी आप एक जॉब कर रहे हैं जिसमें आपको 15,000 रुपीज की सैलरी मिलती है, अभी आप वो जॉब के साथ कंटिन्यू कर रहे हो। अब अचानक आपके सामने दो ऑप्शंस आ जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं आपको। एक में आपको 18,000 रुपीज की सैलरी ऑफर होती है और दूसरे में आपको 20,000 की सैलरी ऑफर होती है। तो नेचुरली आप जॉब चेंज करना चाहोगे, चेंज करने के लिए आप इस वाले ऑप्शन को ऑप्ट करोगे जो आपके सामने
20,000 है क्योंकि ये ज्यादा सैलरी आपको ऑफर किया जा रहा है। तो आपने आपने बेसिकली 18,000 वाले को सैक्रिफाइस कर दिया 20,000 वाले के लिए। 20,000 सैलरी पर मंथ के लिए आपने 18,000 पर मंथ वाली सैलरी को सैक्रिफाइस कर दिया, सैक्रिफाइस। तो ये जो ऑप्शन हुआ, ये 18,000 ये आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। और अब हम इसका मार्जिनल जब देखते हैं, मार्जिनल में हमेशा देखिएगा, जब भी मैंने आपको बताया कि चेंज लिया जाता है, तो अब यहां पर 18,000 है, यहां पर 20,000 है। तो आप इन दोनों का जब चेंज निकालते हैं तो इसको हम बोलेंगे डेल्टा एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। डेल्टा डेल्टा से हम शो करते हैं बेसिकली। तो इसको मार्जिन, इसको मैं ब्रैकेट में कर दे रहा हूं। एमओसी या डेल्टा हम बोलते हैं डेल्टा ऑफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दिस विल बी 2,000 रुपीज। ये आपका अब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो यही चीज शो करता है, इसी फीचर की वजह से जो आपका स्लोप होता है वो डाउनवर्ड भी मूव करता है, डाउनवर्ड स्लोप होता है, और एक कन्वेक्स सॉरी कनकेव शेप जो होता है वो फॉर्म करता है। बच्चों अब हम लोग पीपीसी के दो अलग टाइप्स पढ़ेंगे, जिसमें दो केसेस हमारे सामने होते हैं। जिसमें पहला जो शेप होता है पीपीसी का, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ए कर्व, एक लाइक एक कर्व की तरफ फॉर्म करता है। और दूसरा जो केस होता है वो एक स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, पीपीसी एक स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है। अब हम ये दो शेड्यूल और ग्राफ्स के थ्रू देखेंगे कि ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ एमआरटी। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जब पहला वाला जो केस होता है, ये हम केस 1 ले लेते हैं, इसको हम केस 1 ले लेते हैं। अब पहला केस में जो पीपीसी शेड्यूल होता है उसके लिए मैंने ये एक शेड्यूल ले लिया है। अब हम इसके थ्रू देखते हैं, बेसिकली पहले हम एमआरटी जो होता है उसको कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि हम उसका शेप कैसा बन रहा है। और ये आप अपने नोटबुक में साथ साथ बनाते जाइए, तो आपको और अच्छे से कंसेप्ट जो होगा वो समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए, हम लोग सबसे पहला जो देखते हैं कि एमआरटी जो कैलकुलेट होता है दैट इज डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। तो अब हम फर्स्ट वाले में देखते हैं, तो फर्स्ट वाला तो हमारा 0 यूनिट से शुरू हो रहा है, इसलिए इसके पहले तो कुछ भी नहीं है, तो यहां पर कोई चेंज नहीं हुआ, इसलिए हम इसको डैश लिखते हैं। अब हम दूसरे वाले में देखते हैं डेल्टा वाई। डेल्टा वाई मतलब हुआ 0 to 1 आने में जो डेल्टा में चेंज आया, ये कितना हुआ 30 माइनस 27। तो ये हो गया 3, और इज टू यहां से लेके 0 से 1 में 1, यानी इसका जो रेशियो हुआ डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ये हुआ एमआरटी दैट इज 3:1। अब दूसरे केस में देखते हैं 27 से 21, इसको अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो ये हो जाता है 6, और इस साइड हो जाता है 1 से 2 यानी अगेन 1। तो ये हमारा हो गया 6/1। अब यहां पर तीसरे वाले केस में देखते हैं 21 से लेके 12, तो इसका मतलब ये 9 में चेंज जो होता है वो 9 आया, और अगेन इसका रेशियो 1। और यहां लास्ट वाले में देख रहे हैं 12 का रेशियो आ रहा है, इसका आ रहा है चेंज 12/1। तो अब हम यहां पर अगर हम इसके पैटर्न को देखते हैं, इस पैटर्न को देखते हैं, तो ये पीपीसी में इस वाले केस में एमआरटी जो होता है वो इंक्रीज होता हुआ हमको दिख रहा है, पहले 3, 6, 9 एंड 12। तो यहां पर ये केस है हमारा पहला जिसमें एमआरटी जो होता है वो इंक्रीज हो रहा होता है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि जब हम ग्राफ बनाते हैं, अब अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं 0 से 30, अगर गुड एक्स और गुड वाई का, तो अब हम यहां से हम इस ग्राफ को बनाते हैं। 1 मिनट, मैं इसका पॉइंट थोड़ा बोल्ड कर लेता हूं ताकि आपको ये कर्व अच्छे से दिखे, और इसका मैं कलर भी चेंज कर लेता हूं यहाँ पे रेड। अब यहां पर हम शुरू करते हैं गुड वाई अपॉन गुड एक्स का जो कॉम्बिनेशन हमने यहाँ यूज किया। तो सबसे पहले हम देखते हैं गुड एक्स जो है वो 0 है, और गुड वाई 30, यानी यहां 0, इससे ऊपर हम आते हैं तो गुड वाई, पहला पॉइंट आपको मिलता है यहां पे। दूसरा वाला जब हम गुड एक्स का 1 लेते हैं तो यहां पर 27 है, तो समवॉट ये 25, 26, 27 करीब करीब यहां पे होगा, इस जगह पे। अब यहां पे 2 पे 21 है, 2 पे हम लेंगे
तो ये करीब यहाँ पे आएगा 21, समवॉट यहाँ पे। फिर थर्ड पे 12, ये थर्ड यूनिट पे 12, फोर्थ पे 0, फोर्थ पे 0, यानी ये यहां पे है, इस पे आएगा, इस पॉइंट पे। अब अगर हम इन लाइंस को ज्वाइन करते हैं तो आप देखना एक ये शेप जो आ रहा है ये थोड़ा कनकेव आ रहा है, इस टाइप से। अगर हम इनको ज्वाइन करते हैं तो ये एक कनकेव शेप फॉर्म हो रहा है, इस टाइप से। ये थोड़ा सा राइट हो गया है, इसको मैं ठीक कर लेता हूं। ये कुछ यहां होता पॉइंट। हाँ, तो अब ये शेप देखिए आप, यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है, ये थोड़ा सा कर्व की तरह शेप आ रहा है और ये लास्ट में आके यहाँ पर मिल गया। तो अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या हो रहा है कि जो एमआरटी होता है वो इंक्रीज होता जा रहा है, और इसकी वजह से हमेशा क्या होता, इसमें क्या होता है कि एक मतलब जो अगर ये डाउनवर्ड स्लोप होता तो ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आती, बिल्कुल स्ट्रेट आता। बट वो साथ साथ क्या हो रहा है, जैसे लाइन आने की वजह से नेक्स्ट पॉइंट जो होता है वो थोड़ा लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, ठीक है ना। अगर अब जैसे यहाँ पर अगर मैं इसको समझाऊं, पहला पॉइंट आपका यहाँ है स्ट्रेट लाइन में, दूसरा पॉइंट यहाँ है, तीसरा पॉइंट यहाँ है, तो इसका मतलब है इनके डिस्टेंस जो होता है वो बीच में सेम है। बट अगर ये पॉइंट अगर ये इंक्रीज होता रहे तो उस केस में क्या होगा, पहला है यहाँ, दूसरे वाले में ये थोड़ा सा लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है, तीसरे वाले में और लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है, चौथे वाले में और लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है। तो ये एक कर्व का शेप लेना शुरू कर देता है। वही चीज यहाँ पर आप यहाँ देख रहे हैं, ड्यू टू इंक्रीजिंग MRT it takes a concave shape। इसको यहां लिख लेते हैं concave shape। बच्चों अब हम इसका दूसरा केस देखते हैं जिसमें MRT जो होगा वो स्ट्रेट होगा, और वो इसलिए होगा कि उसका जो MRT हम जो डिफरेंट लेवल्स में कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा एक्स अपॉन सॉरी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, वो थ्रू आउट 1:1 आ रहा है। वो कैसे आ रहा है, यहाँ पर हम अगर इसके चेंजेस को देखते हैं तो ये 0-1, 1-2, 2-3, 3-4 हो रहा है, यानी यहाँ पर एक एक का चेंज आ रहा है और इंक्रीज हो रहा है। और इस साइड अगर हम गुड वाई में देखते हैं तो गुड वाई में एक एक का चेंज आ रहा है लेकिन वो डिक्रीज हो रहा है। तो अब हम इसका अगर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स निकालते हैं तो ये 1:1 आएगा, और ये थ्रू आउट सारे कॉम्बिनेशंस में 1:1 आ रहा है। तो नेचुरली जब हम इसको अब ग्राफ में एलोकेट करके देखते हैं कि ये कैसा कर्व हमें देता है, एमआरटी की वजह से कैसा कर्व हमको मिलता है पीपीसी का। अब हम यहाँ पर एलोकेट करते हैं ग्राफ को। अब यहाँ फर्स्ट से हम शुरू करेंगे। अब जीरो है, 0 लेवल ऑफ एक्स एंड 4 लेवल ऑफ वाई, यानी ये यहाँ पे आएगा इस पॉइंट पे 4, फिर फर्स्ट और 3, यहाँ 1 एंड देन यहाँ 3 इस जगह पे आएगा, फिर 2 और 2, यहाँ इसका 2 और इसका 2, फिर 3 और 1, 3 एंड 1, ये समवॉट यहाँ इधर आएगा, और 4 और 0। तो जब हम इसको स्ट्रेट लाइन से अगर अब देखते हैं हम यहाँ मिला के, तो ये एक आपको स्ट्रेट लाइन फॉर्म करके दे रहा है, बिकॉज एमआरटी जो है वो थ्रू आउट सेम है, 1:1 हर जगह पे है। तो एमआरटी हम यहाँ लिख देते हैं, एमआरटी इज इक्वल टू 1:1, दैट गिव्स अ स्ट्रेट पीपीसी। ठीक है, उम्मीद है आपको यहां तक समझ आ गया होगा। हाँ तो बच्चों अब हम इसके दो और केसेस पढ़ते हैं पहले, कि जो एमआरटीज की वजह से जो हमारे शिफ्ट्स और रोटेशंस कैसे होते हैं आपके पीपीसी कर्व में। तो सबसे पहले जो फर्स्ट केस होता है, दिस इज ऑफ शिफ्ट इन पीपीसी। अब ये देखिए शिफ्ट जो होता है वो दो टाइप का हो सकता है। पहला जो होगा शिफ्ट वो होगा राइटवर्ड। कोई भी ग्राफ या कर्व जो होता है वो दो टाइप से शिफ्ट होता है, पहला राइटवर्ड और दूसरा जो होता है वो लेफ्टवर्ड।
लेफ्टवर्ड। अब मैं यहाँ पर जो है एक नॉर्मल रफ सा ग्राफ बना के समझाता हूँ कि कर्व जो होता है वो कैसे राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। मैं एक में ही समझा देता हूँ आपको कि राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट क्या होगा। मैं अलग कलर यूज कर लेता हूँ यहाँ पे। अब देखिए जैसे एक हमारे पास एक नॉर्मल, अब यहाँ पर हम देखते हैं, सॉरी, अब यहाँ पर हम जो एक्स एक्सिस है यहाँ पर हम लिखते हैं गुड एक्स, ये एक्स एक्सिस हो गया, और ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये 0 पॉइंट है। तो जब हम एक नॉर्मल कर्व लेते हैं पीपीसी का, पहले जो एक गुड वाई, अब ये एक हम कर्व लेते हैं जो एक नॉर्मल सिचुएशन का है, ये एक नॉर्मल पीपीसी है, इसको हम मार्क कर लेते हैं ए और बी। ठीक है, ये एक नॉर्मल कंडीशन है पीपीसी का। अब जब राइटवर्ड शिफ्ट होगा दैट मींस ये इसके पैरेलल एक और कर्व जो होगा वो ड्रॉ करना पड़ेगा हमें, लाइक इस तरीके से। ये डैश लाइन से मैं शो करके दिखा रहा हूं। ठीक है, और इसको मार्क करते हैं हम A1 और B1। अब यहां देखिए एक कर्व जो होता है, ये पूरा का पूरा कर्व जो होता है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है। अब इसमें अगर हम पैटर्न देखें तो हमको दो चीज देखने को मिलेगी। ये मैं आपको यहां मार्क करता हूं। यहां पर देखिए ये चेंज जो है वो आ रहा है वह A से A1 में, यानी ये इंक्रीज दिखा रहा है, और दूसरा B से B1 में भी एक राइट ले रहा, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, बोथ both A and B are increasing। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ऐसी कंडीशन है कि हम सेम कर्व को जब पीपीसी के पैरेलल एक और राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है कर्व, इसका मतलब होता है कि ए और बी दोनों गुड्स का प्रोडक्शन जो होता है वो सेम रेशियो में इंक्रीज हो रहा है, तभी वो कर्व जो होगा वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा। और इसके ठीक ऑपोजिट अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है तो वो हम यहां दिखा सकते हैं डैश लाइन से। अब ये डैश लाइन से हमने दिखाया ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है। अब यहां पर हम इसको B2 दे देते हैं और यहां पर हम इसको A2 दे देते हैं। यहां पर देखिए ये राइटवर्ड से लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, ये कर्व जो था इधर राइटवर्ड हो रहा था, अब ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये दोनों गुड्स जो हैं वो उसके प्रोडक्शन जो होता है वो डिक्रीज हो रहा है, ए से A2 आ गया यानी नीचे हो गया। तो इस केस में क्या हो रहा है, बोथ A एंड B आर डिक्रीजिंग। बोथ ए एंड बी आर डिक्रीजिंग, इसका मतलब हो रहा है कि दोनों गुड्स के जो का जो क्वांटिटी है या फिर नंबर ऑफ यूनिट्स हैं वो डिक्रीज हो रहा है। तो ये शिफ्ट कहलाता है। ठीक है, अब दूसरा जो इसका केस होता है इसको हम बोलते हैं रोटेशन। बच्चों अब दूसरा जो केस हमारा होता है वो पीपीसी में रोटेशन। अब रोटेशन और शिफ्ट में एक बेसिक डिफरेंस क्या है वो पहले आप समझ लीजिए। अब जैसे मैं एक कर्व लेता हूं यहां पे पीपीसी का, अगेन सेम, ये हमारा पीपीसी है, ये पॉइंट ए, ये बी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, 0 पॉइंट, और ये हमारा ए बी जो है वो पीपीसी है। अब रोटेशन में देखिए क्या क्या केसेस हो सकते हैं। पहला केस तो हो सकता है कि जब ए का क्वांटिटी जो होता है वो इंक्रीज ना हो, सिर्फ बी का क्वांटिटी जो होता है वो इंक्रीज हो जाए, यानी बी से B1 हो जाए, ये एक राइटवर्ड शिफ्ट लेगा। तो उस केस में पीपीसी कैसे बनेगा, ये ए पॉइंट से ही शुरू होके एक राइटवर्ड शिफ्ट लेते हुए बी पे आएगा। तो यहां पर देखिए ये क्या हो रहा है, इसमें जो पॉइंट अगर हम जैसे बोलते हैं ना कोई चीज को रोटेट कर रहे होते हैं तो उसका एक्सिस चेंज नहीं होता है, वो सेम एक्सिस पे रोटेट कर रहा होता है, 360 डिग्री रोटेट कर रहा होता है। वही चीज यहां पर है कि ए का एक पॉइंट हो रहा है लेकिन यहां पर बी से B1 हो जा रहा है, यानी इनमें तो आपको शिफ्ट मिला लेकिन ए वाले पॉइंट में शिफ्ट नहीं मिला। तो इसकी वजह से इसको हम रोटेशन बोलते हैं। और यही रोटेशन जो होता है वो अलग अलग केसेस में अलग अलग हो सकता है। जैसे अब यहां वाले हम केस में देख रहे हैं तो इस केस में क्या हो रहा है, द quantity of B is increasing
but no change in quantity of A। यानी A में क्या हो रहा है, कोई चेंज नहीं आ रहा है, सिर्फ B में इंक्रीज दिख रहा है। अब अगर हम इसका ठीक ऑपोजिट देखें तो एक कर्व बनेगा जिसमें A जो होता है वो वहीं रहेगा, ये हमारा नॉर्मल कर्व है AB। अब इस केस में क्या हो रहा है, B का क्वांटिटी जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होकर लेफ्टवर्ड शिफ्ट ले लेता है, यानी इस तरफ। यहां पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं B1, या आप कुछ भी ले सकते हैं, B2 लिख सकते हैं, और ये PPC इधर। यानी अब ये देखिए, ये रोटेट तो हो रहा है लेकिन ये लेफ्टवर्ड हुआ, ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, तो ये इसका ठीक ऑपोजिट केस हुआ। यानी B के क्वांटिटी में चेंज आ रहा है, एक में B की क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है और दूसरे वाले में क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है। तो यहां पर लिखेंगे द क्वांटिटी ऑफ B is decreasing but no change in quantity of A। A की क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो ये पहला केस हुआ रोटेशन का। अब ये ठीक ऑपोजिट होगा, जो A के साथ होगा, और B जो होगा वो साइलेंट रहेगा, B जो होगा वो स्टैग्नेंट रहेगा एक ही पोजीशन में। तो इसका ग्राफ जो होगा वो इसका ठीक ऑपोजिट बनेगा, वो मैं आपको बता देता हूं। हाँ तो बच्चों, अब यहां हम देखेंगे एक नॉर्मल कर्व हमारा AB है, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B। अब पहले वाले केस में हमारा क्या होगा, B जो होगा वो साइलेंट होगा, लाइक स्टैग्नेंट होगा एक जगह पे, और A में इंक्रीज देखने को मिलेगा। यानी आपका समवॉट फिगर इस टाइप का होगा, ये यानी A से A1 में ये इंक्रीज दिखा रहा है, राइट, अपवर्ड एक शिफ्ट मिलेगा। तो ये रोटेशन B पॉइंट पे हो रहा है। तो यहां पर इसका मतलब, लाइक इसका जो कंक्लूजन हुआ वो क्या हुआ, the quantity of A increases but quantity of B remains सेम। क्वांटिटी ऑफ बी रिमेन्स सेम। अब इसका ठीक ऑपोजिट जो होगा वो हम इधर देखेंगे, ये हमारा पीपीसी है बी 0 पॉइंट। अब यहां पर एक डिक्रीज देखना है हमको, तो ये पी पॉइंट सेम रहेगा और आपको डिक्रीज इधर, ये पॉइंट A2 हो गया। यहां पर हम एरो से शो कर रहे हैं कि ये क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है लेकिन बी का क्वांटिटी सेम है। तो यहां पर इसका जो कंक्लूजन हो गया वो हो गया द क्वांटिटी ऑफ A is decreasing but quantity of B remains the same। ठीक है, तो ये चार केसेस हो गए बच्चों रोटेशन के, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ए और इंक्रीज एंड डिक्रीज इन बी। तो ये हमारा रोटेशन का पार्ट हो गया। अब इसमें थोड़ा सा हमारा एक पॉइंट ये बचता है कि ये जो रोटेशन या शिफ्ट्स जो होते हैं वो किस वजह से होते हैं, वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूं बच्चों। अब इसके रोटेशन और शिफ्ट जो होते हैं उसके पीछे रीजंस जो होते हैं वो हम समझ लेते हैं कि बेसिकली ये क्यों हो सकता है। रीजंस फॉर शिफ्ट और रोटेशन इन पीपीसी।
अब देखिए पहला जो रीजन होता है, जब नॉर्मल प्रोडक्शन चल रहा होता है आपका, तो उस समय हम ये लेके चलते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड हैं और हमारे पास जो कैपेसिटी होती है वो भी लिमिटेड है। तो अब अगर मान लीजिए इनमें चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि अब चेंजेस जब भी होंगे तो नेचुरली कुछ ना कुछ आपको एडवांटेज मिलेगा, तभी आप किसी चीज के प्रोडक्शन को आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो पहला रीजन हो सकता है इधर आपका कोई भी चाहे वो ए गुड ए हो या गुड बी हो, उनको बनाने में मे बी आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो गई हो। इंक्रीजेज, इसका सीधा सीधा मतलब होता है एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। या तो आपकी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई हो कि आप जो गुड्स को मैन्युफैक्चर करने या फिर उसको प्रोड्यूस करने में जो भी आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो इतना एडवांस हो गया हो कि आपके रिसोर्सेज को सेव कर दे। तो एवरी यूनिट ऑफ रिसोर्सेज सेव्ड इज एन एडिशन टू द रिसोर्सेज, यानी वो बढ़ जाता है। रिसोर्सेज आपके पास बढ़ गया और बढ़ गया तो नेचुरली उसका प्रोडक्शन जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये पहला केस होता है कि आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी जो होता है वो इंक्रीज हो जाए। और दूसरा केस ये हो सकता है जिसमें आपके रिसोर्सेज ही बढ़ जाएं। तो इसमें हो सकता है कि या तो आपके रिसोर्सेज की नई डिस्कवरीज आपके सामने आ गई, जैसे कई बार आपके देखना एक्सकेवेशंस होते रहती हैं, तो हमारे पास लाइक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होता है, वो जहां यहाँ कई बार एक्सकेवेशंस कर रहे होते हैं, वो खुदाई चल रही होती है डिफरेंट, वो अपने रिसर्च करने के लिए। और जब खुदाई हो रही होती है तो अचानक से कुछ रिसोर्सेज जो होते हैं हमारे पास आ जाते हैं, नए रिसोर्सेज जो पहले नहीं थे। तो उस केस में क्या होगा, उन रिसोर्सेज रिलेटेड जो भी गुड्स आगे हम मैन्युफैक्चर करते हैं उसके लिए हमारे पास रॉ मटेरियल्स जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। अब नेचुरली उसका प्रोडक्शन जो होता है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो दूसरा जो हमारे पास फैक्टर होता है दैट इज न्यू डिस्कवरीज ऑफ रिसोर्सेज। तो ये दो रीजंस हो सकते हैं, या तो आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाए या फिर आपके नए रिसोर्सेज डिस्कवर हो जाएं और आपके पास रिसोर्सेज जो होता है वो अबंडेंट अमाउंट में आपके पास अवेलेबल हो। तो ये दो रीजंस की वजह से पेपीसी जो होता है उसमें शिफ्ट आ सकता है। तो बच्चों यही था हमारा पूरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और माइक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा कॉन्सेप्ट, जो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने एक एक चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा, आपको आपके डाउट्स क्लियर हो गए, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए, तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, जितने ज्यादा लोगों से शेयर कर सकते हैं आप कीजिए, ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल पाए। और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जो होता है उसको ऑन कर दीजिए। थैंक यू।